तो मेरे बिजनेस का नाम है पार्ले जी। पार्ले जी मैं जानता हूं, मैं बनाता हूं आटा से। कुछ भी, कुछ भी। आई जस्ट डोंट लाइक कोक, पता नहीं क्यों। बंद करवाओ यार, बंद करो इन्हें, बंद करो। कि तुम सबके सब ढोर हो। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? और वो है सेल्स, यानी जो मैं मेहनत करता हूं, जिस मेहनत के थ्रू मैं कमाता हूं। जल्दी बताइए एक बिजनेस पैसा कहां से कमाता है? बहुत शानदार बात कर रहे हैं, बहुत ही शानदार बात कर रहे हैं आप। हे हैप्पी अकाउंटिंग ईयर, और उठा के पनीर फेंक दोगे। पकड़ मेरे को जानता नहीं है ये। कैसे हैं सब लोग बताइए? आ जाओ भाई सब लोग। जी हाँ, बिल्कुल सही का। स्ट्रीम को लाइक भी कर दीजिए भाई यार, थोड़ा सा अच्छा लगेगा मुझे भी कि हाँ यार सब लोग एक्टिव हैं और पढ़ने आ चुके हैं। काफ़ी अच्छा लगता है जब मुझे पूरा माहौल बना हुआ मिलता है ना यार, मुझे देखने में मज़ा आ जाता है कि यार आज तो भाई कमाल करने वाले हैं। क्योंकि यार अब अपन ने एक चीज़ कर ली है, आज मैं तुम लोगों को दूसरी चीज़ सिखाने वाला हूँ। जिन्होंने मेरे से प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है बहुत अच्छी बात है, वरना प्रीवियस वीडियोज़ देख लेना जो अभी तक नहीं देखे हैं, तो तुम लोगों को समझ में आ जाएगा कि आज मैं क्या क्या करवाने वाला हूँ और कितना अच्छा करवाने वाला हूँ। तो चलो यार, आज हम लोग बेसिकली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना सीखेंगे। लेकिन हाँ, पहले तो भाई सबको राम राम। जैसे आ गए सब लोग, तो सब लोगों से पहले हाय हेलो हो जाए, उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। ज़्यादा जल्दबाजी भी नहीं है, तुम लोग भी कौन से कहीं जाने वाले हो, कर्फ्यू लगा हुआ है, तो कोई बात नहीं, पहले अपन मिलके बातें कर लेते थोड़ी बहुत यार। गुड इवनिंग। अब मज़ा आएगा। अरे उदय प्रकाश, अब मज़ा ही आएगा आज तो। देखो यार, जब अपन सिलेक्टिव क्राउड के अंदर पढ़ाई करते हैं तो मज़ा ही अलग होता है, क्योंकि मैं हर एक पे ध्यान दे सकता हूँ। यहाँ जितने लोग बैठे हैं मैं उन सब पे ध्यान दे सकता हूँ। हम सब मिलके बहुत अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं, और एक क्लोज्ड एनवायरनमेंट है यार, चिल्ड आउट एनवायरनमेंट है। राम राम गुरुदेव प्रेम भाई, थैंक यू सो मच भाई, राम राम। बाबा जी का आशीर्वाद है तुषार भाई, बिल्कुल हमेशा रहेगा और पूरे साल भर रहेगा और लाइफ टाइम रहेगा, तुम कभी भी याद करो यार। शार्दुल भाई, बस बढ़िया हूँ यार मैं, तुम बताओ। नेगी साहब आ गए, नेगी साहब अगेन, थैंक यू फॉर चेंजिंग द नेम। नेगी साहब जिंदाबाद। बाकी यार तुम्हें नहीं पता हो यार रतविंदर भाई, तो मैं तुम्हें एक चीज़ बता देता हूँ, मेरे को कोक बिल्कुल पसंद नहीं है। आई जस्ट डोंट लाइक कोक, पता नहीं क्यों। बंद करवाओ यार, बंद करो इन्हें, बंद करो। चलो यार, सब आ गए हैं, तो अब हम आज चालू करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना। और मैं तुम लोगों को बताऊंगा कि कैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर क्या क्या कंटेंट लिया जाता है और क्यों लिया जाता है, ये भी मुझे बताना है। तो तैयार हो जाओ, कॉपी निकाल लो फटाफट, ताकि मैं जब तुम लोगों को फॉर्मेट करवाऊं तो तुम लोगों को बहुत अच्छे से आ जाए। जैसे कि हमने पूरी पढ़ाई की है अभी तक, तो हमें लिंकिंग या लिंकिंग पिन बनाना आ गया है कि कैसे कैसे हम लोगों को चीज़ें सीखनी है, कैसे P&L अकाउंट किया जाता है। कोई बात नहीं, जो पहले भी देख रहे हैं, सबसे पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं उनको भी बहुत अच्छे से समझाऊंगा। लेकिन जो मैं बात करने वाला हूं ना, वो बेसिकली रिलेटेड होने वाली है कि आप कैसे चीज़ों को एसोसिएट कर सकते हैं, जो मैं आज आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो सब लोग जल्दी से हेडिंग डाल लो, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जल्दी से हेडिंग डाल लो। मैं पहले देख लूँ मेरा किस हिसाब से मेरा पेन वर्कआउट कर रहा है। गुड, वेरी गुड। जल्दी से सब लोग हेडिंग डाल लो। अब मुझे सबका पार्टिसिपेशन चाहिए। वेरी गुड, सही आ गए। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फटाफट हेडिंग डाल लो। ये रही हेडिंग भाई। मैं चेक कर रहा था मेरे पास कितनी स्पेस है और लिखने के लिए, सो दैट मैं जब लिखूं तो गंदा ना लगे। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फटाफट लिख लो यार। जो मैं करवा रहा हूँ बस उस पर ध्यान दो, बाकी तुम लोगों को कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो यार मैं स्टेटमेंट ऑफ P&L तुम लोगों को समझाना चालू कर रहा हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस की उत्पत्ति कहाँ से होती है, तुम लोगों को सबसे पहले ये पता होना चाहिए। शुरुआत करते हैं। मुझे कमेंट सेक्शन अब बिल्कुल शांत चाहिए, कोई कमेंट नहीं करेगा और मेरी बातों पे ध्यान देगा। 5 से 8 मिनट हम डिस्कशन करने वाले हैं। मैं तुम लोगों को एक बहुत अच्छा स्पीच देने वाला हूं और उसके बाद हम ध्यान देंगे कि और क्या बातें कर सकते हैं। तो मुझे 8 मिनट के आसपास या मे बी 10 मिनट के आसपास तुम लोगों का टाइम चाहिए, और मैं तुम्हें समझाऊंगा कि आखिर हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनाना होता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए सबसे एसेंशियल चीज़ है कि कोई भी कंपनी, मैं अगर किसी भी कंपनी के बारे में बात करूं, तो उस कंपनी को उस प्रॉफिट को कमाने के लिए एक चीज़ याद रखना, कुछ ना कुछ सेल आउट करना ज़रूरी है। अगर कंपनी सेल आउट ही नहीं करेगी
तो खर्चे कहाँ से माइनस करेगी, और खर्चे माइनस नहीं होंगे तो अल्टीमेटली प्रॉफिट नहीं निकलेगा। क्योंकि बचपन में हमने प्रॉफिट बड़े अच्छे से पढ़ा था, हमें अकाउंट्स आता हो या नहीं आता हो, आई डोंट इवन केयर। लेकिन क्योंकि वाई आई डोंट केयर, बिकॉज मैंने जिम्मेदारी उठा रखी है कि मैं तो शुरुआत से पढ़ाऊंगा, मैं तो ये समझ के चल रहा हूं कि तुम सबके सब ढोर हो। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? तो प्रॉफिट बचपन में हम निकालते थे सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, और यही मैं तुम लोगों को सिखा रहा हूं कि अगर मेरे पास सेलिंग प्राइस ही नहीं होगी, अगर मैं गुड्स ही नहीं बेचूंगा, तो मैं किस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस करूंगा और कैसे मैं प्रॉफिट निकालूंगा, ये मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि मैं क्या बोल रहा हूं। यानी आपके पास सेलिंग प्राइस होना जरूरी है, जिसमें से मैं कॉस्ट प्राइस माइनस करूंगा, जिससे मेरा प्रॉफिट आएगा। मतलब मेरे कहने का क्या हुआ कि हाँ भाई, अगर मुझे प्रॉफिट निकालना है और हेल इवन मुझे लॉस भी निकालना है, चाहे मैं प्रॉफिट निकालूं चाहे मैं लॉस निकालूं, मुझे मेरी सेलिंग प्राइस या मुझे मेरी नेट सेल्स पता होना ज़रूरी है। अगर मुझे मेरी सेल्स पता है तो मैं उसमें से सारे खर्चे माइनस कर दूंगा और उसके बाद मेरा नेट प्रॉफिट आ जाएगा। मेरे बच्चे चालाक हैं, और जिन्होंने पिछले साल ट्रेडिंग P&L पढ़ा है बहुत अच्छी बात है, नहीं तो भैया मेरे शुरुआत के वीडियोस देखना ज़रूरी है, तो तुम लोग को बड़े आसानी से क्लियर हो जाएगा कि पहले ट्रेडिंग के सारे खर्चे माइनस होते हैं, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के सारे खर्चे माइनस होते हैं, और फिर फाइनली जाके मेरा नेट प्रॉफिट आता है। मतलब शुरुआत होती है हमारी सेल्स से, क्योंकि हमारा ओनली सोर्स ऑफ रेवेन्यू, बेसिक सोर्स ऑफ रेवेन्यू किसी भी कंपनी का, नो मैटर व्हाट मैं किस कंपनी के बारे में बात कर रहा हूं, किसी भी कंपनी का बेसिक सोर्स ऑफ रेवेन्यू सिर्फ एक है, और वो है हमारी नेट सेल्स। लेकिन नेट सेल्स तो 12th में कहलाती ही नहीं है। नेट सेल्स में इसका नया नाम होता है भैया, लिख लो सब लोग, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। देख लो भाई, यहां तक अपन पहुंच चुके हैं। 2 मिनट दे रहा हूं, जल्दी से लिखो, उसके बाद मैं तुम लोगों से आगे की बात करूंगा। जल्दी से लिख लो इसको। हमारा फाइनली रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ गया। चलो भाई, ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है। एक बार फिर से मैं आपको बताता हूं कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बनना चालू होता है। कोई भी कंपनी को अगर प्रॉफिट निकालना है तो सीधी सी बात है, उसको गुड्स को सेल आउट करना जरूरी है। अगर वो गुड्स को सेल आउट नहीं करेगी कंपनी, तो कभी भी प्रॉफिट नहीं निकाल सकती है, क्योंकि प्रॉफिट का बचपन से फॉर्मूला सीखते हैं, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू प्रॉफिट होता है। तो भैया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर आपको बनाना है या प्रॉफिट एंड लॉस कुछ भी निकालना है, तो आपको सबसे पहले बेस चाहिए नेट सेल्स। और नेट सेल्स अगर आप जानते हो तो भैया इस साल में वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कहलाता है। रेवेन्यू मतलब कितना इनकम आई, कितना पैसा आया, फ्रॉम ऑपरेशंस का मतलब जो भी हम काम करते हैं उसके थ्रू। ऑपरेशन इंक्लूड्स एवरीथिंग, वेदर यू प्रोवाइड सर्विसेज, वेदर यू प्रोवाइड गुड्स और एनीथिंग एल्स, ये सारी चीजें ऑपरेशंस के अंदर कवर हो जाती है, इसलिए उसको ऑपरेशंस नाम दे दिया जाता है। नाउ याद रखना, अब मैं इसलिए बोलता हूं कि टेक्निकली पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब मैं बोलूंगा अच्छा बेटा वहां से लिंक करो, अच्छा बेटा यहां से लिंक करो, तो तुम्हारा दिमाग चलना चाहिए कि आखिर ये इंसान बोल भी क्या रहा है। हमारे दिमाग में जाए या ना जाए वो भी चीज तो जरूरी है। तो याद करो, मैंने तुम लोगों को बताया था कि हमारी ऑपरेटिंग इनकम सिर्फ एक है, और वो है सेल्स। यानी जो मैं मेहनत करता हूं, जिस मेहनत के थ्रू मैं कमाता हूं, वो मेरी सिर्फ एक इनकम है, वो है नेट सेल्स। मतलब मैंने बोला था मेरी ऑपरेटिंग इनकम मेरा नेट सेल्स है। बाकी अगर नेट सेल्स के अलावा कोई भी इनकम हो जाए, मुझे फर्क नहीं पड़ता वो कैसी इनकम है, कहां से हुई है, कहां से पैसा आया है, मुझे रेंट मिला है या क्या, वो सारी की सारी नॉन ऑपरेटिंग इनकम होंगी, जिनको हम अदर इनकम्स भी बोलते हैं। मुझे रेंट रिसीव हो गया, मुझे डिविडेंड रिसीव्ड हो गया, मुझे इंटरेस्ट रिसीव्ड हो गया, फर्क नहीं पड़ता पैसा कहां से आया है, वो मेरी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। मतलब क्या हुआ, अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो याद रखना, मैं तुम्हें बहुत सिंपल से वर्ड्स में इनको समझा सकता हूं कि अगर मेरा बिजनेस पार्ले-जी बेचने का है, तो पार्ले-जी बेच के मैं जो भी पैसा कमाऊंगा वो मेरे ऑपरेशन की इनकम है, वो मेरे प्रोडक्शन की इनकम है, वो मेरी मेहनत की इनकम है। और पार्ले-जी के अलावा मान लो मेरी एक प्रॉपर्टी है जिसको बेच के पैसा आ जाता है, मान लो मैंने कहीं पे चाइनीज का ठेला खुलवा रखा है, वहां से पैसा आ जाता है, लेकिन मेरा कोर काम पार्ले-जी का है, तो कहीं और से अगर मेरे बिजनेस में पैसा आ रहा है तो वो नॉन ऑपरेटिंग इनकम होगी, और उसको मैं नाम दूंगा अदर इनकम्स। अदर इनकम के अंदर मैं उसे डाल दूंगा। तो ये तुम्हारे माइंड में क्लियरिटी होना चाहिए कि ऑपरेटिंग इनकम होती है एक, बाकी उसके अलावा कोई भी इनकम हो जाए तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम। तुम्हारा फर्नीचर का काम है, फर्नीचर से होने वाली इनकम तुम्हारी ऑपरेटिंग इनकम। फर्नीचर के अलावा किसी और चीज से इनकम हो जाए, सारी की सारी नॉन ऑपरेटिंग इनकम। मतलब वॉट एवर यू डील इन इज योर ऑपरेटिंग इनकम। ये मैं सिखा चुका हूं वैसे तो, बट फिर भी ठीक है, क्योंकि तुम और मैं डिस्कशन कर रहे हैं तो कंफ्यूजन कहीं पे भी नहीं होनी चाहिए। नाउ इससे ये पता चला कि अगर ध्यान दीजिएगा भाई,
मुझे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है तो मुझे सबसे पहली चीज़ तो लेनी पड़ेगी भैया रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। इसमें मुझे ऐड करना पड़ेगी अदर इनकम्स, क्योंकि प्रॉफिट तभी आ सकता है जब मेरे पास टोटल इनकम हो। अगर मेरे पास टोटल इनकम ही नहीं है, मुझे पता ही नहीं है मैंने कितना कमाया है, तो मैं ये भी नहीं पता कर सकता कि मैंने कितना उसमें से प्रॉफिट निकाला। बिकॉज प्रॉफिट निकालने के लिए आई नीड टू नो माई कंप्लीट सोर्स ऑफ इनकम। जैसे ही मैंने रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में अदर इनकम को ऐड किया, मैं लाइन खींच के यहां पे लिख सकता हूं टोटल रेवेन्यू मेरा कितना हुआ, ये आ जाएगा मेरा टोटल रेवेन्यू। तो चलो एक बार रिवाइज कर लेते हैं, किसी को भी दुविधा नहीं होनी चाहिए, किसी को भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मुझे समझ में नहीं आया। मैं चाहे तो इसको प्लस जो लिखा है इसको सेकंड करके भी प्लस लिख सकता हूं कि मैंने रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मैंने सबसे पहले अपनी बेसिक इनकम ली जो मेरी सेल्स के थ्रू आती है, जिसको अभी लेटेस्ट में नाम दिया गया है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। मैंने उसमें प्लस किया बाकी कहीं से भी कमाई हुई इनकम को, जो भी इनकम दी हो। जरूरी नहीं है कि तुम्हें बुक में लिखा मिलेगा अदर इनकम सी, हो सकता है बुक में लिखा हो डिविडेंड रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड। वो तुम्हें समझना पड़ेगा कि वो क्या है, अदर इनकम है या नहीं है, वो तुम्हें समझ में आना चाहिए। माही ने पूछा है कि नेट सेल्स P&L अकाउंट में क्यों, क्योंकि माही सेल्स के थ्रू ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का प्रॉफिट निकलता है। क्योंकि शुरुआत कहाँ से होती है, अगर मैंने तुम्हें इसलिए शुरुआत से समझाया, तुमने सुना हो कि अगर मैं सामान बेचूंगा ही नहीं तो किस बात का प्रॉफिट, यानी सामान बेचना ज़रूरी है, तो मुझे सबसे पहले बेसिक इनकम लिखना ज़रूरी है जहाँ से मैंने पैसा कमाया, उसमें बाकी इनकम जोड़ना ज़रूरी है जो और कहीं से भी मेरे पास पैसा आया। फिर मैं छांटते अपनी इनकम निकाल लूँगा जो मेरा नेट प्रॉफिट आएगा। मतलब इन सब का सोर्स जो है वो नेट सेल्स है, और उसमें फिर अदर इनकम जोड़ के मैं आगे की चीज़ें निकालते चलता हूँ। मृदुल ने बिल्कुल बोला सही है कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो ट्रेडिंग में आना चाहिए। देख रहे हो तुम जितने लोग यहाँ पे हो कि क्या तो कंसेप्ट बने हुए हैं तुम लोगों के, कि तुम लोग को पता है कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो है यार वो तो यार ट्रेडिंग का पार्ट है। तुम लोग बिल्कुल सही हो, लेकिन मैं बिल्कुल बेसिक से चालू कर रहा हूं कि अगर मुझे प्रॉफिट निकालना है, नेट प्रॉफिट निकालना है, तो मेरे पास अगर सेल्स ही नहीं होगी तो मैं नेट प्रॉफिट नहीं निकाल सकता। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यही कहता है भैया बिल्कुल बेसिक से चालू करो, तुम तो ट्रेडिंग अकाउंट से चालू करो। ग्रॉस प्रॉफिट पहले निकालो फिर नेट प्रॉफिट बाद में निकालो। ऑल्दो इसमें हमें ग्रॉस प्रॉफिट निकालना नहीं पड़ता, लेकिन हाइपोथेटिकली अगर देखा जाए ट्रेडिंग अकाउंट से अगर मैं चालू करूंगा तो ऑब्वियसली पहले डायरेक्ट एक्सपेंसेस सारे माइनस होंगे। डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस होने के बाद फिर P&L बनना चालू होता है, जिसमें इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी आते हैं, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी आते हैं, और नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स भी ऐड होती है। सारी चीजें हैं, मैं बताऊंगा ना, टेंशन मत लो, सब बताऊंगा। शुरुआत करी है मैंने ट्रेडिंग से, बिलीव मी मैं P&L अकाउंट तक पूरा जाऊंगा। ठीक है भाई, अभी तो दुविधा नहीं है, मुझे मौका तो दो थोड़ा सा। तो यार मैं माही और मृदुल, मैं दोनों को बिल्कुल नज़र में रखते हुए आगे बढ़ूंगा। और साथ साथ में फाइनेंस रिलेटेड कंपनी भी तो होती है। हाँ तुषार, मैं उसके बारे में ये टॉपिक खत्म करने के बाद आई गारंटी यू कि मैं उसके बारे में तुमसे बात करूंगा, आई प्रॉमिस। ठीक है, मतलब सेल्स को शो कर सारे चंदनदीप, मैं तुमसे भी बात कर रहा हूँ। ठीक है, चलो मुझे टाइम दे दो, 2 मिनट दे दो, कमेंट मत करो, मैं तुम्हें सब समझा दूंगा। मोहम्मद सैम बिल्कुल सही जा रहे हो तुम भी। तो यार प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए मुझे कहीं से तो शुरुआत करनी थी, और बाबा जी ने बताया है कि ट्रेडिंग अकाउंट के बिना शुरुआत हो ही नहीं सकती। मैंने अच्छा ऊपर P&L अकाउंट की हेडिंग डाली जिससे कंफ्यूजन हो रहा है, तो मैं हटा देता हूं अभी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हमने शुरुआत कहां से की, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से। ऐड हमने उसमें किया अदर इनकम को, यानी बाकी सारी इनकम भी जो है, अदर इनकम आप जानते होंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट में तो सिर्फ सेल्स आती है, तो हमने अदर इनकम को ऐड किया जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आती है। इससे हमारा टोटल रेवेन्यू निकल आया। अब क्योंकि मैंने रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिया है, देखो बच्चा लोग सारे के सारे यहां पे, बिकॉज आई हैव टेकन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, आई नो मुझे पहली स्टेप में ट्रेडिंग अकाउंट के सारे खर्चे माइनस करने पड़ेंगे। और ट्रेडिंग अकाउंट के सारे खर्चे माइनस करने के लिए यहां पे मैं सबसे पहले लूंगा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। जल्दी से लिख लो, मैं आगे के लिए वेट कर रहा हूं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड लिखने के बाद अगर आपने लिख लिया है तो हमें यहां पे नेक्स्ट दिखाना पड़ेगा परचेजेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। लेट्स सपोज टोटल रेवेन्यू हमारा 3rd था, तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड 4th हो जाएगा, और परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड हमारा 5th हो जाएगा। ये हमने कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड और परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड ये हमें माइनस करते चलना है, बिकॉज ये हमारी कॉस्टिंग है। ठीक है, नाउ मैं समझाना चालू करता हूं यहां पे मैं क्या कर रहा हूं। देखो भाई, आपको यहां पे ये समझना जरूरी है
कि हम जो बात कर रहे हैं यहाँ पे वो बेसिक से चालू कर रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से चालू कर रहे हैं। यानी हमारा सोर्स जो है वो है हमारा ट्रेडिंग अकाउंट। देखो यार, कोई भी इंसान डायरेक्टली नेट प्रॉफिट तो निकाल ही नहीं सकता। माही, मैं तुमसे भी बात कर रहा हूँ, चंदनदीप तुम भी हो, मृदुल तुम भी हो। इट्स इम्पॉसिबल फॉर मी टू कैलकुलेट नेट प्रॉफिट विदाउट हैविंग द सेल्स। सेल्स होगा, सेल से ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा, ग्रॉस प्रॉफिट से नेट प्रॉफिट निकलेगा। यही रूल है, यही रेगुलेशन है, यही तरीका है। जब तक ये तरीका नहीं होगा तब तक नहीं निकाल सकते। यहां पे मैं जो फंडा अपना रहा हूं, यहां पे जो मैं चीजें कर रहा हूं, मैं 2 मिनट में तुम्हें बहुत शॉर्ट एंड स्वीट में समझा देता हूं। मैंने ट्रेडिंग से उठाया, क्योंकि मैं नहीं चाहता तुम लोग बीच में कंफ्यूज हो। तो जो तुम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, मैंने ट्रेडिंग अकाउंट से उठाया सेल्स सबसे पहले, क्योंकि मैं जानता हूं मेरी एंड जर्नी जो है वो खत्म होने वाली है नेट प्रॉफिट पे। ये तो सबको समझ में आ रहा है कि बाबा जी पीछे पड़े हुए हैं कि नेट प्रॉफिट निकालना है, और नेट प्रॉफिट जो निकलता है आपको पता होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में निकलता है। तो मेरी जर्नी चालू होती है ट्रेडिंग अकाउंट के सेल से, लेकिन मैं जैसे ही उसमें ऐड करता हूं अदर इनकम, मैं सीधे सीधे उसको पहुंचा देता हूं P&L अकाउंट में। क्योंकि अगर मैंने सेल्स से ट्रेडिंग अकाउंट से चालू किया है, देख लीजिए सब लोग, अगर मैंने सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट से लिया है तो अदर इनकम को मैंने P&L से लिया है। नाउ आई डोंट बॉदर अबाउट कैलकुलेटिंग द ग्रॉस प्रॉफिट। मुझे ग्रॉस प्रॉफिट से कोई लेना ही देना नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली माय गोल इज नॉट टू कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट बट टू कैलकुलेट द नेट प्रॉफिट। तो अगर मैं स्टेप्स स्किप करके डायरेक्ट भी आंसर निकालता हूं तो मेरा चल जाएगा। ये मैथ्स नहीं है जिसमें मेरी मार्क्स कटेंगे। नेगी साहब, मैं आपसे ही बात कर रहा हूं, परेशान बिल्कुल मत होइएगा। तो ट्रेडिंग अकाउंट से मैंने सेल्स उठाई, अदर इनकम मैंने उठाई P&L अकाउंट से। अब सबसे पहले जो मैं एक्सपेंसेस माइनस करूंगा, ध्यान देना बेटा लोग सब, क्योंकि रीति रिवाज यही कहता है सबसे पहले खर्चे माइनस होते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के। तो सबसे पहले मैं खर्चे माइनस कर दूंगा ट्रेडिंग अकाउंट के, उसके बाद मैं खर्चे माइनस कर दूंगा P&L अकाउंट के। जैसे ही ये मैं माइनस करूंगा, मेरा जो फाइनल आंसर आएगा मैं प्राउडली उसको नेट प्रॉफिट कह सकता हूं। मेरे ख्याल से अभी मैं क्लियर हो रहा हूँगा। सब लोग एक बार चेक कर लो, राइटिंग भयंकर गंदी है, लेकिन फिर भी तुम लोग अगर समझ पा रहे हो तो तुम लोग समझ रहे हो कि यस, मैंने शुरुआत की ट्रेडिंग से, क्योंकि फर्स्ट स्टेप इज सेल्स। सेल्स उठाया ट्रेडिंग से, ये लिखा हुआ है। फिर अदर इनकम उठाई मैंने P&L से, जितनी इनकम उठा सकता था सारी इनकम्स उठा ली। फिर एक्सपेंसेस सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट के माइनस करूंगा, फिर बाकी एक्सपेंसेस P&L अकाउंट के माइनस करूंगा। बताइए यहां तक आया कि नहीं? डेजी, यू आर एब्सोल्युटली राइट। माही बिल्कुल सही जा रही हो, अब बिल्कुल सही रहा पकड़ी आपने। सचियार भाई को कुछ समझ में नहीं आया? हाँ यार, मैंने राइटिंग इतनी गंदी लिखी थी तो कहाँ से आएगा। एक बार और करूंगा मैं, बिकॉज मुझे तो तुम लोगों के कंसेप्ट स्ट्रांग बनाने ही है। आई डोंट केयर व्हाट, बट अगर तुम लोग के कंसेप्ट नहीं बनेंगे तो मेरा पढ़ाना इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम, सीधी सीधी बात है। चलो, सब लोग कमेंट करोगे और मैं सब लोगों के लिए वेट करूंगा। एक बिजनेस पैसा कहाँ से कमाता है? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, एक बिजनेस पैसा कहाँ से कमाता है? बहुत शानदार बात कर रहे हैं, बहुत ही शानदार बात कर रहे हैं आप। एक बिजनेस पैसा कमाता है नेट सेल्स के थ्रू, और जिसको नाम दिया जाता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। क्या बात है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, मेरे को किसी ने बोल दिया तुम तो मुझे शुद्ध लाभ कमा के बताओ। मेरे को साफ साफ बोला गया है बताओ भैया शुद्ध लाभ कहां से होता है। मैंने कहा ठीक है सर जी, आप बोल रहे हो शुद्ध लाभ की बात है तो मैं आपको शुद्ध लाभ बता देता हूं। तो मेरा सेकंड क्वेश्चन आपसे यहीं पे आगे आता है कि कृपया करके मुझे बताया जाए कि एक तो हो गई सेल्स इनकम, अगर कोई और इनकम मैं कमाता हूं, क्या मैं उसको अदर इनकम नाम दे सकता हूं? जस्ट टेल मी इफ आई एम अर्निंग इनकम फ्रॉम एनी अदर सोर्स अपार्ट फ्रॉम सेल्स। सेल्स को तो मैंने नेट सेल्स बोल दिया, अगर उसके अलावा मैं कहीं से कमाता हूं पैसा तो क्या मैं उसे अदर इनकम नाम दे सकता हूं? ठीक है, बिल्कुल दे सकता हूं, बहुत अच्छी बात है। तो जैसे ही मैंने सारी इनकम जोड़ दी, क्योंकि तुम लोगों को मैंने सिखाया है और तुम लोग भी कंसेप्ट्स मेरे साथ स्टिक कर रहे हो, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ हूं कि भैया सबसे पहले मैंने इनकम जो उठाई वो मैंने ट्रेडिंग अकाउंट की इनकम उठाई। ट्रेडिंग अकाउंट में जो मेरी इनकम होती है, देख लो भाई लोग, वो होती है मेरी नेट सेल्स, और जो अदर इनकम होती है वो मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखता हूं। और वो अदर इनकम जो होती है, वो अदर इनकम होती है रेंट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड में भी, ये सारी चीजें। यहां तक सबको समझ में आया कि मैंने नेट सेल्स उठाई ट्रेडिंग अकाउंट से और अदर इनकम उठाई P&L अकाउंट से। इस चीज़ को बहुत सही तरीके से बोला गया था एक मैसेज में, मेरे ख्याल से डेजी ने बोला था, किसने बोला था कि इट्स काइंड ऑफ अ मिक्स और हम इकट्ठा आंसर निकाल रहे हैं। तो वो बिल्कुल सही चीज़ थी
कि हमने दोनों चीजों को लिखा, हमने सारी इनकम को लिख दिया कि अगर मैं ट्रेडिंग पी एंड एल को टोटैलिटी में मिला लेता हूं, मैंने ट्रेडिंग पी एंड एल को उठाया और टोटैलिटी में मिला लिया, लमसम में मिला लिया, तो भैया ट्रेडिंग से अगर कोई इनकम निकल के आई तो वो नेट सेल्स थी, और अगर पी एंड एल से कोई इनकम निकल के आई तो वो अदर इनकम थी। इसके अलावा इनकम होती ही नहीं है, चाहे ट्रेडिंग ढूंढ लो चाहे पी एंड एल ढूंढ लो। क्या मैं सही कह रहा हूं? मुझे यस और नो चाहिए। नेट सेल्स और अदर इनकम के अलावा कोई इनकम होती ही नहीं है, यस और नो बता दीजिए। बराबर सही बोल रहे हो तुम लोग, बिल्कुल, इसके अलावा कोई इनकम है ही नहीं, या तो सेल्स होगी या बाकी इनकम जो होगी कोई और, वो अदर इनकम कहलाने लगेगी, जो भी है। तो यहां पे मैं इसको बोल सकता हूं एक तरीके से, जो मेरा आंसर आएगा इनको प्लस करके वो आएगा टोटल इनकम, और इसको मैं एक और नाम दे सकता हूं टोटल रेवेन्यू। ये मैंने टोटल इनकम और टोटल रेवेन्यू बता दिया भाई कि ये मेरी टोटल इनकम हुई है। क्या मेरे शूरवीरों, आपको यहां तक समझ में आ गया कि मैंने टोटल रेवेन्यू कैसे निकाल लिया? इररिस्पेक्टिव ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट एंड पी एंड एल अकाउंट, मैंने टोटलिटी बता दी कि मेरी इतनी इनकम हुई है। क्या यहां तक क्लियर है? फिर हमें क्या करना है, जैसे ही हमारा टोटल रेवेन्यू आ गया, अब मुझे इसमें से कॉस्ट माइनस करना चालू करनी है। तो चलो भाई, मैं कॉस्ट आपको अलग से लिख के बताता हूं और एक एक कॉस्ट में समझाते जाता हूं। आपको यह तो पता होगा कि कॉस्ट पूरी की पूरी माइनस हो जाएगी किस में से भाई? हमारे रेवेन्यू में से। चलो तो कॉस्ट माइनस करना चालू करते हैं। सबसे पहला होता है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। ध्यान दीजिएगा यहां पे। अब आप मुझसे पूछोगे ये कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड क्या है? इट्स नथिंग बट जितना भी आपका मटेरियल प्रोडक्शन में यूज हुआ है, जितना भी प्रोडक्शन आपने कर लिया है, वो आपका कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड कहलाता है। डरने की बात नहीं है, और ना ही ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, इट इज कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड बेसिकली कंप्राइज ऑफ कि भैया किस तरह के गुड्स जो थे, कितने गुड्स, जो बेसिकली डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं होते इसके अंदर। अगर मैं टेक्निकलिटी में जाऊं तो इसके अंदर हम ये मान के चलते हैं कि ये नंबर ऑफ गुड्स हैं या अमाउंट ऑफ गुड्स हैं जितने के जितने प्रोडक्शन में यूज किए गए हैं, और इसलिए इसको कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड बोला जाता है। फिर हमने कुछ परचेजेस भी की होंगी भाई, तो यहां पे नेक्स्ट आता है परचेजेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। तो पहला हो गया कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, दूसरा हो गया परचेजेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। नाउ व्हाई आई एम डिडक्टिंग द परचेजेस, द टोटलिटी ऑफ परचेजेस? द रीजन इज बिकॉज ये परचेजेस करंट ईयर की हैं और ये करंट ईयर के प्रॉफिट को एक तरीके से इन्फ्लुएंस करेंगी। तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड हो गया आपका, परचेजेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड हो गया। नाउ काइंड ऑफ रॉ मटेरियल, हाँ बिल्कुल सही। फिर उन्हें बोला ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक प्लस परचेजेस। अच्छा भैया ठीक है भाई, क्या बात है, तुम लोगों ने 11th में मतलब ध्यान दिया था थोड़ा बहुत, क्या बात है। जिन्होंने भी, मैं इसको हटा देता हूं 2 मिनट के लिए, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये लो भाई, जिन जिन ने ये फॉर्मूला चैट में लिख दिया है ऑलरेडी, बहुत अच्छी बात है, तुम लोग बिल्कुल जीनियस हो और तुम्हें समझ में आ रहा है कि मैं क्या करवा रहा हूं। बहुत सही जा रहे हो, और मेरी बात सुनते चलना और तुम्हें समझ में आने लगेगा। आर्यन भाई मैं आपको समझाता हूं कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम क्या होता है। आर्यन भाई ध्यान दीजिएगा, साल के शुरुआत में, मतलब ये साल शुरू हुआ, जैसे अभी हमारा 2020 चल रहा है, अप्रैल 1 से आपको मालूम होगा नया अकाउंटिंग ईयर चालू हो चुका है, क्योंकि अकाउंटिंग ईयर चलता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का। इतना तो 11th में आप सीख चुके हो। तो मैं सबको बता रहा हूं, कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। जिनको नहीं भी आता ना, अगर जिन्होंने 11th में ध्यान भी नहीं दिया, मैं उनसे भी बात कर रहा हूं। 1 अप्रैल आपका चालू हुआ, आपके पास 1 अप्रैल में बिजनेस में ऑलरेडी रॉ मटेरियल बिजनेस में पड़ा हुआ था एक साइड पे। मान लो आपके पास पनीर पड़ा हुआ था, पिछले साल का पनीर समझ रहे हो ना आप? बढ़िया पनीर से अच्छे रेस्टोरेंट में बढ़िया चीज़ें बना के बेचते हो, ठीक है। आपके पास पनीर का स्टॉक पड़ा हुआ था, मान लो 10,000 रुपए का। अब आप यार साल शुरू हो गया है, तो ऐसा तो है नहीं ये बोलोगे हे हैप्पी अकाउंटिंग ईयर और उठा के पनीर फेंक दोगे। पकड़, मेरे को जानता नहीं है ये। ऑब्वियसली आपके पास अगर बचा हुआ है तो आप उसको नेक्स्ट ईयर में भी कंज्यूम करोगे या नेक्स्ट ईयर में यूज करोगे प्रोडक्शन के लिए। तो आपके पास 10,000 का पड़ा हुआ था जो पनीर ऑलरेडी यूज करने के लिए, वो था यार आपका ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। आपने इसको प्रोडक्शन में लगा दिया, आपने प्रोडक्शन में यूज करना चालू कर दिया। मेरे पास 10,000 का स्टॉक पड़ा हुआ है, क्यों फेंकूं, मैं इसको यूज करूंगा। फिर आपने इस ओपनिंग स्टॉक में ये समझ में आया कि यार जो मेरे पास पिछले साल का पनीर पड़ा था, जो मैं करंट ईयर में यूज कर रहा हूं, इसको मैं पूरे साल नहीं चला सकता। मे बी महीने भर के लिए चल जाएगा, मे बी 1.5 महीने के लिए चल जाएगा, 2 महीने के लिए चल जाएगा ये, लेकिन मुझे और पनीर खरीदना पड़ेगा ही। तो आपने क्या किया, डाउन द लेन इस साल के लिए, करंट ईयर जो आपका चल रहा है, आपने 50,000 का पनीर और खरीद लिया। तो ये आपकी 50,000 की परचेजेस हो गई, ठीक है भाई। यानी अब आपने टोटल 60,000 का आपके पास पनीर हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहां तक। यू हैव 60,000 वर्थ ऑफ पनीर इन हैंड।
फिर साल के एंड में आपके पास 15,000 रुपए का पनीर बच गया जिसको आपने नाम दिया क्लोजिंग स्टॉक। आप फिर माथा पकड़ के बैठ गए, बोला यार शिट यार, मेरा इस साल फिर 15,000 रुपए का पनीर बच गया है, मतलब अब इसको मेरे को नेक्स्ट ईयर लेके जाना पड़ेगा 2021 में। यानी आपके पास जो इस साल पनीर की खपत हुई, जो आपका पनीर यूज हुआ, वो 45,000 रुपीज का था। बताइए सबको समझ में आ गया कि नहीं, क्योंकि मैंने यहाँ पे पूरा आपको बता दिया है। हाँ यार रूपांशु जुनेजा वैसे तो बहुत ज़्यादा है, बट ठीक है यार, बड़ा अच्छा रेस्टोरेंट चल रहा होगा अच्छा खासा, इसलिए। तो 45,000 जो आपका आया वो था कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। मैं लिख देता हूं, बिल्कुल सिंपल है यार। अभी जो मैंने बोला उस पर ध्यान दो, उस पर ध्यान दो मृदुल भाई। तो डू यू वॉन्ट मी टू एक्सप्लेन वन मोर टाइम? एक बार मुझे बता दो प्लीज़ कृपया करके, तो मैं इसको दूसरे मेथड से भी एक बार आपको समझा दूंगा। डू यू वॉन्ट मी टू एक्सप्लेन वन मोर टाइम? तो अपन बहुत अच्छे से इंटरेस्टिंग तरीके से समझेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से समझेंगे इफ़ यू वांट। नहीं भाई रतविंदर भाई, दिक्कत ये है कि हम फैमिली हैं, अगर एक को भी समझ में नहीं आया है तो हम चाहते हैं कि एक बार फिर से किया जाए और हम अपना बिजनेस खोलें। चलो ठीक है। तो यार मेरे बिजनेस का नाम है, अब सब लोग शांत हो जाओ और कोई भी कमेंट नहीं करेगा, और जो मैं पढ़ा रहा हूँ बस उस पर ध्यान देगा। तो मेरे बिजनेस का नाम है पार्ले जी। पार्ले जी मैं जानता हूँ, मैं बनाता हूँ आटा से। कुछ भी देख लो भाई, यहाँ पे मैंने हिंदी में लिख रखा है, ठीक है। तो पार्ले जी मैं बनाता हूँ आटे से। मेरा अकाउंटिंग ईयर चालू हुआ, मैं बड़ा खुश था। मैंने अपना अकाउंटिंग ईयर चालू किया 1 अप्रैल 2019 से, और मैं बहुत खुश था कि मैंने पार्ले जी की फैक्ट्री डाली है और मैंने पार्ले जी बनाना चालू किया है। और मैं बड़ा खुश था जैसे ही मैंने 1 अप्रैल 2019 को श्री गणेश किया, मैंने सोचा मैं आटा लूँगा कम से कम 100 किलो का। मैंने 100 kg आटा परचेज कर लिया और मैंने प्रोडक्शन चालू किया। देखते ही देखते साल बीतने लगा। अप्रैल गया, मई गया, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी आया, फरवरी आया और मार्च भी आने को था, यानी 31 मार्च भाई, 31 मार्च 2020 भी आ गया। मैंने पूरे साल प्रोडक्शन किया और 100 kg आटा जो था वो 31 मार्च 2020 साल के एंड में सिर्फ और सिर्फ 20 kg ही बचा। मैंने बोला यार चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैंने एक्साइटमेंट में लगता है ज़्यादा आटा खरीद लिया। 20 kg जो लेफ्ट बचा, आप जानते हो जो बच जाता है साल के एंड में, उसको हम क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं। ठीक है भाई, क्या क्या कोई दिक्कत नहीं, बच गया भाई, अगले साल यूज़ कर लेंगे। अब मेरा पहला क्वेश्चन ये है, जो ये 20 kg लेफ्ट हुआ है, ऑल्दो मैंने आंसर खुद ही दे दिया अपने मुंह से, मुझे बस कमेंट बॉक्स में आप इतना बता दो, ये 20 किलो आटा जो 31 मार्च 2020 को बच गया, क्योंकि अब इसके बाद मेरा नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर चालू हो जाएगा और वो होगा 1 अप्रैल से, 1 अप्रैल 2020। ये देख रहे हो, जस्ट इसके एक दिन बाद की बात कर रहा हूँ। 1 अप्रैल 2020 को मेरा नया अकाउंटिंग ईयर चालू हो रहा है। तो क्या ये 20 किलो का जो आटा मेरे पास बच गया है, मैं इसको फेंक दूं या फिर मैं इसको नेक्स्ट ईयर, ये जो मेरा चालू हो रहा है नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर, इसमें यूज कर लूं? मुझे आपसे सजेशन चाहिए, बताइए मैं क्या करूं। मेरे भाइयों, अगर तुम वीडियो में यहां तक आ गए हो ना, तो थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी। मैं इससे ज्यादा वैसे कुछ चाहता नहीं हूं, लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे इन स्टडीज में कहीं ना कहीं तुम्हें बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहा हूं, तुम्हें लगता है कि मैं उस लेवल पे तुम्हें लेके आ रहा हूं जहां पे तुम्हें वाकई में ये क्लासेस फ्रूटफुल लग रही है, तो एक और अनाउंसमेंट तुम्हारे लिए यहां बीच में है। ब्रेक भी हो जाएगा, मेरी बात भी सुन लोगे। अगर तुम चाहो तो सीबी फैमिली का पार्ट बन सकते हो। उसमें तुम्हें ये जो 1 महीने का पूरा कंटेंट है ना, ये जो सारे वीडियोस हैं पूरे 1 मंथ के, ये तुम्हें पूरे इकट्ठे मिल जाया करेंगे और तुम्हारी 1 महीने की पढ़ाई भी पूरी इकट्ठी हो जाएगी। तुम जब चाहे तब देख सकते हो, ये वीडियो आराम से देख सकते हो, तुम्हें एडवांस में मिल जाया करेंगे जैसे ही मंथ चालू होगा। जैसे ये जून का मंथ है तो तुम्हें जून का पूरा कंटेंट मिल जाएगा। दूसरी चीज, यहां पे जो इस सीबी फैमिली का व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा, ये व्हाट्सएप ग्रुप बहुत छोटे छोटे रहेंगे। इसमें कुछ ही लोग इकट्ठे होंगे, मे बी 50, मे बी 60, मे बी 70 स्टूडेंट्स या 70 मेंबर्स रहेंगे, जो एक बहुत छोटा सा ग्रुप रहेगा जिसके अंदर तुम कभी भी इंटरेक्ट करके अपनी डाउट सॉल्व कर सकते हो। और जितनी भी लड़कियां हैं उनके लिए एक न्यूज़ है कि तुम्हारे लिए गर्ल पार करके एक अलग से ग्रुप बनता है, जिसमें तुम आराम से डिस्कशंस कर सकते हो, फील सेफ कर सकते हो कि यार नहीं यार, मुझे कोई ऐसा नहीं है, कोई मतलब अजीब सा लड़का नहीं है जो बिना बात के छेड़ रहा है, अजीब सी बातें कर रहा है। तो एक गर्ल पावर ग्रुप है, वहां पे तुम आराम से तुम्हारे सीनियर से भी इंटरेक्ट कर सकते हो। उसके अलावा
तुम्हें डिस्कॉर्ड पे स्पेशल पावर मिलेगी। अब ये डिस्कॉर्ड क्या है? डिस्कॉर्ड एक ऐसी जगह है जहां पे तुम अपना पैशन जो तुम्हारे ड्रीम्स हैं या जो तुम्हें लगता है कि तुम्हें आगे परस्यू करना है उस रिलेटेड तुम अपने डिस्कशंस कर सकते हो। इंडिया का सबसे बड़ा कॉमर्स का सर्वर है, वहां पे आके तुम्हें एक स्पेशल पावर दे दी जाएगी सो दैट तुम जब इंटरैक्ट करो तो तुम्हारे नाम के सामने लिखा हो कि भाई तुम स्पेसिफिक पावर के साथ उस डिस्कॉर्ड सर्वर पे बैठे हो। और साथ ही साथ में तुम्हारे पास नोट्स होंगे, जो टेस्ट शीट्स आया करेंगी वो तुम्हारे पास रहेंगी उन स्पेसिफिक चैप्टर्स की। ये पूरा कंटेंट तुम्हें मिलेगा सीबी फैमिली में। अब ये सीबी फैमिली का सब्सक्रिप्शन तुम्हें मिलेगा कहां से? कुछ नहीं करना है, तुम्हें गूगल प्ले स्टोर पे जाना है, वहां पे कॉमर्स बाबा ऐप मिलेगी, डाउनलोड करो। जब कॉमर्स बाबा ऐप डाउनलोड हो जाए तुम रजिस्टर कर लो खुद को, वहां पे स्टोर सेक्शन पे जाना, तुम्हें सीबी फैमिली मिल जाएगा, जाके उसमें एनरोल करा लेना। ये सारे पर्क्स तुम्हारे हैं। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, काशवी का कहना है कैरी फॉरवर्ड होगा। मुझे बाकी लोग भी बता दें मैं क्या करूं यार, इसका जो मेरे पास बच रहा है 1 अप्रैल को लूं कि नहीं लूं, जो बच गया है मेरे पास 20 kg आटा। ठीक है, सबका कहना है, इवन डेजी ने भी बोला है कि 2021, संजय ने भी बोला है, प्रथम ने भी बोला है। ठीक है भाई, 80 kg तो कंज्यूम्ड हो गया। बिल्कुल सही जा रहे हो, बिल्कुल सही जा रहे हो। ओपनिंग स्टॉक अगले साल ले जाऊं? अरे वाह यार, तुम लोग ये देखो अब आ गए ना, सब लोग एक ही आंसर दे रहे हो, मजा ही आ गया देखने में। बिल्कुल सही है, अगले साल का ओपनिंग है। तो क्या मैं 1 अप्रैल 2020 को कह सकता हूं कि मेरे पास ओपनिंग स्टॉक पड़ा हुआ है, आटे का पड़ा हुआ है 20 kg? बोल सकता हूं क्या? बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। आर्यन ने बोला फेंकना क्यों यार, अगले साल यूज करो। बिल्कुल आर्यन भाई, देखो कर लिया मैंने। क्या मैंने ओपनिंग स्टॉक दिखा के सही किया कि मेरे पास साल की शुरुआत में, साल की शुरुआत मतलब साल की शुरुआत की ओपनिंग हो रही है ना, ओपनिंग सेरेमनी हो रही है, साल शुरू हो रहा है, ओपन हो रहा है, तो ओपनिंग स्टॉक कहलाने लगा। तो क्या मैंने सही दिखाया ये? ठीक है, आप कह रहे हो तो मैं मान लेता हूं मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं, लेकिन क्या मैं इस 20 किलो आटे से साल भर काम चला सकता हूं? क्या मेरे लिए पॉसिबिलिटी है कि मैं ये 20 kg आटा पूरे साल चला लूंगा और मुझे खरीदने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी मेरे प्रोडक्शन के लिए, जो मैं पार्ले जी बिस्किट बनाऊंगा? क्या हो सकता है ऐसा? नहीं। बिल्कुल सही, नहीं हो सकता। मतलब मुझे और परचेज करना पड़ेगा अगर मुझे प्रोडक्शन करना है तो मैंने और परचेजेस की, काहे की? आटे की। तो अब यहां पे तुम लोग कमेंट करोगे और मैं उस आंसर को मानूंगा जो तुम लोग का सबसे कॉमन कमेंट आएगा कि मुझे कितना आटा खरीदना चाहिए। तुम लोग मुझे बताओ, मैं यहां पे खुश हो जाऊंगा तुम्हें देख के कि तुम लोगों ने जो भी मुझे बताया है मैं वो परचेजेस यहां पे लिख दूंगा। थोड़ा बहुत जो भी होगा एवरेज निकाल के उतना आटा खरीद लूंगा जितना तुम बोलोगे। तुम्हारी बिजनेस है, तुम्हारा फर्म चला रहा हूं तो तुम्हारे हिसाब से चलूंगा। आए हाय मेरे शेरों, मजा ही आ जाता है यार तुम्हारे आंसर देख के, क्या बात है। अगर ऐसे इंटरेस्ट लोगे तो बस फिर तो हम सब सीख जाएंगे। फेरू इज लाइक मे बी। अबे फेरू पीछे जाके तो देख, पिछले साल पहले साल में अगर मैंने 80 किलो आटा कंज्यूम कर लिया है तो क्या मैं इस साल सिर्फ 20 किलो से काम चला लूंगा? फेरू ऐसे आंसर देता है ना कभी कभार। हाँ, प्रियांशु ने कहा एज पर डिमांड। मैं तो पूछ रहा हूं लेना पड़ेगा या नहीं। तो 60, 80, 90, 50 ठीक है। तो मैं एवरेज नियर अबाउट आ रहा है, मैं मान के चलता हूँ ज़्यादा आंसर है 60 का। तो चलो लेके चलते हैं, मैंने परचेज कर लिया 60 kg आटा। और अब मेरा परेशानी करने वाला क्वेश्चन ये है, 60 और ले लो। जुनेजा साहब ने बोला है, जुनेजा साहब तो सीधे एकदम खड़े ही हो गए आटे की दुकान पे आके और सीधे ऑर्डर दे दिया 60 ले लो ले लो भाई 60 सीधे ले लो, परेशान मत हो, 60 ले लो, ख़त्म करो। ठीक है, सब ने बोला, मैंने 60 किलो आटा खरीद लिया। अब एक बात बताओ, ये ओपनिंग स्टॉक और ये परचेजेस, क्या मैं इसको नाम दे सकता हूं मेरे भाइयों रॉ मटेरियल? यस और नो, मुझे ये भी आंसर चाहिए आप लोगों से। वेदर आई कैन कॉल इट एज माई रॉ मटेरियल और नॉट। मृदुल तुम मिसिंग हो, मैं बहुत मारूंगा तुम्हें, मुझे तुम्हारा आंसर नहीं दिखा तो। सिंगला साहब 80 कोई चक्कर नहीं। अच्छा ठीक है, दिख गया मृदुल भाई, मुझे तुम्हारा आंसर दिख गया। चलो भाई, तो 20 किलो और 60 किलो, 20 किलो ओपनिंग स्टॉक था, 60 किलो मैंने परचेज किया था, ये दोनों रहे। क्या मैं इनको मिला के रॉ मटेरियल कह सकता हूं? आपने बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। अगर ऐसा है तो ध्यान देना, क्या मैं इनको, जो मेरा रॉ मटेरियल है, क्या मैं इनको प्रोडक्शन में यूज कर सकता हूं? हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। मेरे पास जो ओपनिंग स्टॉक 20 किलो है और जो परचेजेस 60 किलो है, क्या मैं इनको प्रोडक्शन में यूज कर सकता हूं? प्लीज गिव मी दी आंसर। अच्छा, इसमें भी यस आ रहा है, बहुत ही शानदार बात है, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। तो फिर तो मुझे मजा ही आ गया। देखना जरा, प्रोडक्शन में जब आप रॉ मटेरियल को यूज करते हो ना, उसको कहा जाता है कंजम्पशन।
जैसे खाने को भी कंजम्पशन कहा जाता है, आपने 11th की मैक्रो में पढ़ा होगा। कंज्यूमर क्या करता है? कंज्यूम करता है। ऐसे ही बिजनेस जो रहता है वो रॉ मटेरियल कंज्यूम करता है। तो यार मुझे दो वर्ड तो मिल गए, एक मटेरियल मिल गया, सॉरी तुम लोगों को दिख नहीं रहा होगा, एक मटेरियल मुझे मिल गया है, एट द सेम टाइम मुझे कंजम्पशन मिल गया है। ठीक है, अब ऑब्वियसली जो बिजनेस है क्या वो अपनी वैल्यूज ऐसे लिखता है या रुपीज में लिखता है? आंसर करो मुझे। जो अकाउंटिंग की बुक्स होती हैं उसमें केजीज में फिगर्स लिखे होते हैं या रुपीज में फिगर लिखे होते हैं? जो अकाउंटिंग बुक होती है, ध्यान देना, मैं अकाउंटिंग बुक की बात कर रहा हूं। अरे क्या बात है, क्या बात है, रुपीज में लिखा होता है। मजा ही आ गया, मजा ही आ गया। बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही, यही चाहिए था आंसर मुझे। तो रुपीज में होता है, ध्यान देना। तो ओपनिंग स्टॉक और परचेजेस, इनको खरीदने में मैंने पैसा लगाया। पैसा लगाया यानी कॉस्ट लगाया। कॉस्ट काय में लगाया? ये देखो भैया, मैंने यहां पे लिख रखा है मटेरियल, सबको दिख रहा है? ये कॉस्ट ऑफ मटेरियल है। कौन सा मटेरियल है? ये देखिए जरा भाई, यहां पे जो कंजम्पशन में यूज हुआ है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। अभी ध्यान दीजिएगा, अभी कुछ और कुछ मत लिखिएगा, जो मैं बोलते जा रहा हूं बस वही देखिएगा। बाकी होशियारी मत दीजिएगा, क्लोजिंग स्टॉक कहां आएगा कहां नहीं आएगा वो मैं सिखाऊंगा, बस इतना ध्यान दीजिएगा। मैंने किया क्या? मैंने कॉस्ट लिखा, क्योंकि सारी चीजें मुझे रुपीज में रिकॉर्ड करना जरूरी है। क्या कॉस्ट में रिकॉर्ड किया? जो मटेरियल मैंने प्रोडक्शन में कंज्यूम किया है, मैंने उसकी कॉस्ट को नोट किया है सिर्फ। और उसको कैसे नोट करते हैं? मैंने कैसे कॉस्ट को कैलकुलेट किया? मेरे पास जो भी ओपनिंग स्टॉक था मैंने उसको प्रोडक्शन में यूज किया, प्लस क्योंकि वो कम पड़ गया तो मुझे और परचेज करना पड़ा, मतलब मैंने परचेजेस किया। अगर खैरत नहीं हुई और कुछ बच गया लास्ट में, एट द एंड, जो मैंने कंजम्पशन में यूज नहीं किया, जो मेरे पास लेफ्ट ओवर रह गया, वो मेरा कहलाएगा क्लोजिंग स्टॉक, जो बच गया। जैसे यहां पे अगर मैंने लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, मैंने 20 किलो आटा ओपनिंग लिया था, मैंने 60 केजी आटा और परचेज किया था, यानी इस साल टोटलिटी में मेरे पास 80 केजी आटा था, मेरे पास 80 किलो आटा था। लेकिन 80 किलो आटा से साल के एंड में जाकर मेरे पास 10 केजी आटा बच गया। तो मैंने एक्चुअल में 60 केजी आटा मेरे पास ओपनिंग था, ये दिख रहा है सबको, सॉरी 20 केजी आटा, माय मिस्टेक, आई एम वेरी वेरी सॉरी। ओपनिंग स्टॉक साल की शुरुआत में 20 केजी था, फिर मुझे और परचेज करना पड़ा तो मैंने 60 केजी परचेज किया, जिससे मेरे पास टोटलिटी में मेरे पास मटेरियल, ये देख रहे हैं आप, मैं इसको क्लियर कर देता हूं ताकि आपको बहुत अच्छे से दिखे। मेरे पास रॉ मटेरियल जो था वो टोटलिटी में 80 केजी हो गया, लेकिन जब साल एंड हुआ तो बच गया 10 केजी। तो मुझे बताओ कि आखिर मैंने कितने किलोग्राम, मेरा क्वेश्चन सुनिएगा, एक्साइटेड होके कमेंट मत करिएगा क्योंकि मैं नहीं देखूंगा। मैं आपसे यह पूछ रहा हूं कि मैंने कितने किलोग्राम रॉ मटेरियल कंज्यूम कर लिया। कंज्यूम मतलब यूज कर लिया। मेरा आपसे यही सवाल है। बस अगर आपने मुझे इतना आंसर दे दिया तो मैं आपको बाकी आंसर दे दूंगा। मैंने कितना कंज्यूम कर लिया, मुझे बस इसका आंसर चाहिए। वेरी गुड, 70, क्या बात है, बहुत शानदार। सच यार, देख रहे हो तुम? तो अगर कभी तुम्हें खुद पे दोबारा डाउट होना तो ये समझ जाना कि तुम्हें पढ़ना तो आता है, बस तुम्हें पढ़ाने वाला इंसान सही नहीं है। ठीक है सच यार भाई, बेवकूफ कोई नहीं होता, बस पढ़ाने वाला मिलना चाहिए। नेगी साहब कहा था आ जाएगा, अल्टीमेटली हुआ क्या? मैंने कैसे कैलकुलेट किया? मैंने ओपनिंग स्टॉक लिखा, ध्यान दो यहाँ पे फॉर्मूला क्या, अब फॉर्मूला याद रखने की भी जरूरत नहीं है, बहुत लॉजिकल है। अच्छा भैया, साल के शुरुआत में 20 किलो था, फिर मैंने परचेज किया 60 किलो। भगवान जाने मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ, बट ठीक है, ऐसा लग रहा है किराने वाले जैसा साउंड कर रहा हूँ मैं। ठीक है, देख लो भाई, 20 किलो था, मैंने 60 किलो लिया, उसमें से 10 किलो बच गया, तो जो मैंने ओवरऑल यूज़ किया, मैं रुपीज़ क्यों लिख रहा हूँ, वो है 70 केजी। लेकिन 70 केजी जो है वो तो सिर्फ है मटेरियल कंज्यूम्ड, मुझे तो कॉस्ट चाहिए। तो कॉस्ट के लिए मैं इसका रुपीज़ निकाल के लिख दूंगा, तो वो कहलाने लगेगा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। यानी कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड हुआ क्या? ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज जो खरीदा था माइनस जो बच गया क्लोजिंग स्टॉक। सिंपल सा फंडा था। बिल्कुल कह सकते हो अनीश भाई, बिल्कुल कह सकते हो। थैंक यू सचियार भाई, थैंक यू सो मच। बताओ कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम का फंडा समझ में आया कि नहीं? तुम लोग बोलो, अपन उस कंसेप्ट की कबर खोद देंगे, बस तुम्हें समझना जरूरी है, क्योंकि यहां कंसेप्ट बन गया तो मैं थोड़ा सा लेजी बंदा हूं ना। मैंने बोला ना, मैं स्मार्ट वर्क वाला बंदा हूं। मैं शुरुआत की 50 क्लासेस में इतनी मेहनत कर लूंगा कि मुझे पूरे साल भर तुम्हारे साथ उतनी मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि मुझे मालूम है तुम्हारे रफ एजेस कहां पे हैं।
अगर मैंने वही सुधार दिए, बोलते हैं ना एक कलर जो है, एक कार पे जो पेंट का कलर होता है वो तभी उभर के आता है, बिकॉज पेंट जॉब इज द इजीएस्ट जॉब टू डू। जो मुश्किल काम होता है ना वो होता है कार की फिनिशिंग। तो अगर मैंने तुम्हें शुरुआत में ही पॉलिश कर दिया, वो फिनिश दे दी, तो जो ओवरऑल पेंट की कोटिंग है वो बहुत स्मूथ आएगी और उसमें मुझे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। दैट इज व्हाट आई एम डूइंग। मैं कामचोर हूं। मैं साल के शुरुआत में ही तुम्हारे साथ इतनी मेहनत कर लूंगा कि साल भर तुम्हें ऐसा लगेगा अरे बाबा जी अकाउंट इतनी सिंपल है, मजा ही आ गया यार, पता ही नहीं था। तो भैया बताइए सबको क्लियर के नहीं, क्या बात है, सबको समझ में आ गया। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम कोई फॉर्मूला नहीं है, कुछ नहीं है, लॉजिक है। साल के शुरुआत में इतना खरीदा, साल के शुरुआत में इतना बचा हुआ था, अच्छा इतना और खरीद लिया, अच्छा इसमें से बच गया तो बाकी का क्या हुआ, कंज्यूम्ड हो गया ना, यूज हो गया। कॉस्ट का मतलब क्या, इसकी जो कॉस्टिंग थी, इसको जो हमने जिस प्राइस पे खरीदा था उसके थ्रू आ गया। नाउ क्योंकि मुझे अभी भी डेजी का एक क्वेश्चन याद है और मैं नहीं छोड़ सकता, उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यार मैं सिंपली स्टूडेंट्स की डाउट अवॉइड करता हूँ क्योंकि शायद मेरे से बने ना, या शायद मैं बताना नहीं चाहता, या शायद मैं बहुत ही ज़्यादा कामचोर हूँ, तो ऐसा मैं नहीं चाहता। तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम तो तुम सीख गए। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होता है फिर? कुछ नहीं। इसमें स्टॉक के साथ साथ, अभी तो अपन ने मटेरियल लिया था, मटेरियल मतलब मैंने स्टॉक लिया था, अभी सीधी बात है, अभी सिर्फ अपन ने स्टॉक की बात की थी। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में जो भी गुड्स बेचे हैं, मान लो भैया मैंने गुड्स बेचे मार्केट में 5 लाख रुपए के, लेकिन उनको बनाने की जो कॉस्टिंग है भाई, मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, लेबर को दे दिया, रेंट दे दिया, इलेक्ट्रिसिटी मतलब पावर वगैरह, कोल फ्यूल गैस दे दिया, ये सब मिला के उनकी जो कॉस्टिंग आई थी वो 4,50,000 थी। तो 4,50,000 विल बी माई कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। यानी इसके अंदर कुछ नहीं है, ये पूरा फॉर्मूला यही रहता है। ऑब्वियसली इसमें भी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में भी सिर्फ सुनना, बिना बात के कोई कमेंट नहीं चाहिए मुझे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ओपनिंग स्टॉक होता है क्योंकि भैया मेरा रॉ मटेरियल तो यूज हो गई होगा प्रोडक्शन के लिए, प्लस परचेजेस भी इसमें ऐड होती हैं क्योंकि मैं परचेज करता ही प्रोडक्शन के लिए हूं, तो जो परचेज किया है वो भी ऐड होगा, जो मेरे पास ओपनिंग स्टॉक है वो भी ऐड होगा, दोनों ऐड होंगे। प्लस ऑब्वियसली गुड्स बनाने में खर्चे आते हैं, आपको वेजेस देनी है, 2-3 लोग जो सबका काम देखते हैं उनको सैलरीज पे करनी है, आपको पावर का बिल भरना है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरना है, बेसिकली कोल फ्यूल गैस देखना है आपको, मतलब आपको फ्रेट इन्वर्ट देखना है, आपको कैरिज इन्वर्ट देखना है, मतलब आपको बहुत सारे खर्चे देखने। तो आपने क्या किया, डायरेक्ट एक्सपेंसेस को माइनस करना चालू किया। तो मतलब माइनस इन द सेंस पूरे खर्चे प्लस कर रहा हूं मैं अभी। तो आपने ओपनिंग स्टॉक लिया, उसमें खर्चा ऐड किया परचेजेस का। ओपनिंग स्टॉक खर्चा क्यों है, क्योंकि अगेन वो स्टॉक प्रोडक्शन में यूज हो रहा है और रॉ मटेरियल अपने आप में एक खर्चा होता है। परचेजेस और खरीदना पड़ा, खर्चा हो गया। डायरेक्ट एक्सपेंसेस जितने भी खर्चे किए मैन्युफैक्चरिंग में वो खर्चों को भी जोड़ दिया, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करने का लॉजिक बता दिया है मैंने तुम्हें। जब मैंने उस साल में उसको यूज ही नहीं किया तो उस साल की कॉस्टिंग में जोड़ो क्यों, सीधी बात है। क्लोजिंग स्टॉक मतलब ये नहीं बिका, सीधी सी बात है। जब बिका ही नहीं तो मैं उसको क्यों जोड़ूं। समझ में आया या नहीं आया? ये COGS 4,50,000 ऐसे ही आया, सबको जोड़ जाड़ के। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। क्या दोनों में डिफरेंस क्लियर है? यहां पे चेक कर लो। सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंसेस का अंतर है, अगर ध्यान से देखो आप तो सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंसेस का। माही वो मत सोचो, वो मत देखो कि कहाँ शो होता है, वो मैं अभी बता दूंगा तुम्हें। 2 मिनट दो मुझे, लेकिन अभी ये देख लो ये समझ में आया या नहीं, हाँ या ना। मेरी कोक कहाँ गई? ओके ये रही। चाहे स्टॉक बोलो, चाहे इन्वेंट्री बोलो, चाहे मटेरियल बोलो, सब सेम होता है भाई, सब सेम होता है। मोहम्मद सैम पूछ रहे हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐड क्यों किया? क्योंकि हम कॉस्ट निकाल रहे हैं भाई। कॉस्ट एक तरीके से एक्सपेंसेस ही होती है, तो सारे एक्सपेंसेस ऐड करने पड़ते हैं। तो हमने तीनों एक्सपेंसेस ऐड किए। और क्लोजिंग स्टॉक वो होता है जो एक्सपेंस हमने इस साल इनकर नहीं किया, जो हम अगले साल खींच के ले जा रहे हैं खर्चे को, या जो रॉ मटेरियल बच गया जिसको नेक्स्ट ईयर लेके जा रहे हैं, तो वो इस साल का खर्चा नहीं होता, इसलिए उसको हटा देते हैं। बाकी सारे खर्चे ऐड कर देते हैं। ओपनिंग स्टॉक खर्चा है, परचेजेस खर्चा है, और डायरेक्ट एक्सपेंस भी अपने आप में खर्चा है, इसलिए सबको ऐड करते हैं। यहां तक सबको समझ में आ गया? चलो एक और बहुत अच्छी चीज़ मैं तुम लोगों को बताता हूं, और तुम लोग बोलोगे मज़ा आ गया, शायद इसलिए हमने सीखा था। क्या सबको मेरा ट्रेडिंग अकाउंट बनाया हुआ याद है? हाँ या ना में जवाब दिया जाए। जो मैंने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था, क्या सबको याद है? मोहम्मद सैम भाई, मैंने क्या बोला? मैंने शुरुआत में मेहनत सिर्फ एक कारण से की थी। मोहम्मद सैम ध्यान देना, और वो इसलिए ताकि कभी भी मैं तुम्हें अगर समझाना चाहूँ और तुम्हारे माइंड में कुछ इम्प्रिंट करना चाहूँ तो मेरे लिए वो चीज़ बहुत आसान हो जाए। चलो देखो मैं क्या कह रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। आपको याद होगा ट्रेडिंग में अपन सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक लेते थे।
उसके बाद नेट परचेजेस, उसके बाद टू वेजेस जो अपन लेबर को देते हैं, एंड मैंने आपको बताया था उसके बाद सैलरीज लिखा जाता है। फिर मैंने आपको बताया था ऑक्ट्रॉय, भाड़ा वगैरह जो भी शिपिंग चार्जेस वगैरह या जो भी आप देते हो वो ऑक्ट्रॉय इसके अंदर आ जाएगा। कैरियज इनवर्ड भी इसके अंदर आएगा। अगर फैक्ट्री का रेंट पे कर रहे हो तो फैक्ट्री का रेंट भी इसी के अंदर आएगा। फिर उसके बाद कोल, फ्यूल, गैस एंड पावर इसी के अंदर आएगा। सबको ये याद है यानी मुझे ये बता दो भाई, बस देख लो भाई एक बार प्लीज़, जो मैंने लिखा है वो पूरा देख लो। काशवी आपको बिल्कुल मिल जाएगी, लिंक बिल्कुल मिल जाएगी। सबको ये याद है। बाय साइड हम लेते थे नेट सेल्स और बाय साइड हम लेते थे क्लोजिंग स्टॉक। मोहम्मद सेम ये तुम्हारे लिए ध्यान देना, क्योंकि मैं यहाँ पे जादू दिखाने वाला हूँ और मैं चाहता हूँ उस जादू को तुम बहुत अच्छे से देख लो। बाय नेट सेल्स और बाय क्लोजिंग स्टॉक लेते थे, ठीक है। अब आपको पता होगा जो एक साइड रहते हैं वो सारे प्लस प्लस होते हैं, जो दूसरी साइड रहते हैं वो माइनस माइनस होते हैं। अगर तुम इस साइड को प्लस लोगे तो ऑटोमेटिकली ये साइड माइनस हो जाएगा, और अगर तुम उल्टा करना चाहते हो, अगर तुम इस साइड को माइनस लोगे तो ये वाला साइड ऑटोमेटिकली प्लस हो जाएगा। ये तो तुम्हें पता होगा। आई होप ये बहुत बेसिक चीज़ है जो तुम्हें क्लियर होगी। किसी भी साइड को प्लस लोगे तो उसका ऑल्टरनेट साइड माइनस हो जाएगा। समझ में आना चाहिए ये चीज़। तो मैंने जो फॉर्मूला बताया ना वो कुछ भी नहीं है, वो कुछ भी नहीं है। बस जो तुमने ट्रेडिंग अकाउंट 11th में सीखा है उसी को उन्होंने उतार दिया। देखो, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस, दोनों सेम साइड है इसलिए दोनों प्लस हो रहे हैं। मोहम्मद सेम देखो जरा, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस, उसमें से मैंने माइनस करा क्लोजिंग स्टॉक को, यानी ये था थर्ड। सिर्फ अगर मैं स्टॉक को लेता हूं, पहला था ओपनिंग स्टॉक, ये स्टॉक ही है, परचेज ये भी अपना स्टॉक का पार्ट है, और क्लोजिंग स्टॉक ये भी अपना स्टॉक का पार्ट है। ध्यान दीजिएगा, इससे मेरा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड आया। कैसे आया? ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ऐसे ही आया ना भाई। देख लो एक बार अच्छे से। मैंने क्या किया, 1, 2 और 3 क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर दिया, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक जस्ट ऑपोजिट एंड में था। क्या सबको क्लियर है ये चीज? और अगर सिंपल सी बात है, मुझे यहां पे कोई अगर बोल दे भैया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालो पूरा, ठीक है भाई, मैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी निकाल लूंगा। ओपनिंग स्टॉक ये रहा ओपनिंग स्टॉक, नेट परचेजेस ये रहा मेरा नेट परचेजेस, सबको दिख रहा है ना ध्यान से, ये रहा नेट परचेज मेरा, और ये मेरा सबसे टॉप पे ओपनिंग स्टॉक है, ये ओपनिंग स्टॉक है। सो ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस ऑल द डायरेक्ट एक्सपेंसेस। मोहम्मद सेम समझ में आया मैंने इनको प्लस क्यों किया सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस को? क्योंकि टू वेजेस एंड सैलरीज, टू ऑक्ट्रॉय, कैरियज इनवर्ड, फैक्ट्री रेंट, कोल फ्यूल गैस, ये सारे ओपनिंग और नेट परचेजेस के जस्ट नीचे ही दिए हैं, तो ये प्लस हो जाएंगे। यानी ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस, तीनों को प्लस कर दिया। ध्यान दीजिए जल्दी से। तो यहां मैंने लिखा ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, मैंने तीनों को प्लस किया, और उसमें से माइनस कर दिया मैंने क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि वो ऑपोजिट साइड पे है, तो मैंने माइनस कर दिया क्लोजिंग स्टॉक। अब ध्यान देना ध्यान देना ध्यान देना, मैं जो तुम्हें समझाना चाह रहा हूं उसका आंसर यहीं पे है। तुम बोल रहे होगे अरे बाबा जी अभी तक प्रॉफिट क्यों नहीं आया इससे? अरे प्रॉफिट इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि मैं सारे खर्चे ही खर्चे तो ले रहा हूं, मैंने यहां पे इनकम तो कुछ ली नहीं ना, जिसके कारण मेरा ग्रॉस प्रॉफिट आ ही नहीं रहा। जो यहां पे बीच में किसी को डाउट आया था कि ग्रॉस प्रॉफिट क्यों नहीं है भाई, किस कारण से नहीं है? क्यों? क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है या किसी भी तरह की इनकम निकालनी है, हेल्थ कुछ भी निकालना हो, उसके लिए मुझे सेल्स को इंक्लूड करना जरूरी है। अभी तो सिर्फ मैं खर्चे इंक्लूड कर रहा हूं, ओपनिंग स्टॉक अपने आप में खर्चा, परचेजेस अपने आप में खर्चा, ये सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस अपने आप में खर्चे, क्लोजिंग स्टॉक वो रॉ मटेरियल, वो सेमी फिनिश्ड या अनफिनिश्ड गुड जिसको आप प्रोड्यूस ही नहीं कर पाए पूरी तरह से, तो वो भी अपने आप में खर्चा, वो भी अपने आप में एक बर्डन दिमाग पे। तो जब मैंने सारे खर्चे 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 ले लिए तो मेरा आंसर भी खर्चा 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 आएगा। तभी जब मेरा कॉस्ट, यहां पे भी कॉस्ट था, जब मैंने मटेरियल कंज्यूम निकाला था वो भी कॉस्ट था क्योंकि मैंने सारे खर्चे लिए थे, जब मैंने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाला तो भी मेरे खर्चे क्योंकि मैंने खर्चा लिया था। लेकिन जैसे ही आपने यहां पे नेट सेल्स को इंक्लूड कर लिया क्लोजिंग स्टॉक के साथ, और इन सबको जब माइनस किया जो डेबिट साइड पे ओपनिंग स्टॉक नेट परचेज दिए, तब आपका ग्रॉस प्रॉफिट आता है। आई होप आई एम क्लियर, क्योंकि मैंने पूरे तरीके से बता दिया कि क्या क्या होता है क्या नहीं होता है। बताओ क्लियर हुआ या नहीं? पूरा आंसर इसी से निकलता है। इतना इजी है, बस इतना डेप्थ में कंसेप्चुअल नॉलेज होना चाहिए अगर अकाउंट्स को जीतना है तो। डेजी ने फॉर्मूले बनाने भी चालू कर दिए। बिल्कुल सही जा रहे हो डेजी, बिल्कुल सही जा रहे हो। मृदुल ने बिल्कुल सही बोला है, क्लोजिंग स्टॉक हमेशा मजबूर होता है, उसे आना पड़ता है, वहाँ पे लटकना पड़ता है।
ये चीख चीख के बोल रहा है मैं कॉस्ट हूँ। ये देखो, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का मतलब ही क्या हुआ, मैं कॉस्ट हूँ। तो तुम सेल्स कैसे बोल सकती हो उसको? नेट सेल्स तो ये लिखी है ना, ये रही। मुझे एक बात बताओ यार माही, नेट सेल्स जब क्वेश्चन में डायरेक्टली दी होगी तो मैं बेचारा नेट सेल्स फिर से क्यों निकालूंगा? सीधी सी बात है, कोई लॉजिक ही नहीं बनता। बताओ भाई क्या कन्फ्यूजन है? और नेट सेल्स का मैं बता देता हूँ। माही मोहम्मद सेम बताओ जल्दी से, ये आया कि नहीं आया? प्रॉफिट वाला पार्ट रौनक भाई मैं फिर से बता देता हूँ। प्रॉफिट कैसे निकालते हैं आपको मालूम होगा, 11th में आपने ट्रेडिंग अकाउंट किया होगा। नेट सेल्स लो, उसमें क्लोजिंग स्टॉक को प्लस करो, दोनों प्लस जैसे ही हो जाए डेबिट साइड पे जो दिया है वो सब माइनस कर दो, यहाँ से लेके ये सारे माइनस कर दो, आपका नेट ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है। सॉरी, थोड़ा सा रेस्ट ले लिया अपन ने। एक बार फिर से मेरी लास्ट बार बात सुनोगे ताकि सबको क्लियर हो जाए, सबको क्लियर हो जाए। मैं बीच में किसी को नहीं छोड़ूंगा। माही ध्यान देना मेरी बात पे, जो भी मैं बोलूँ बस उसको सुनते जाना अच्छे से ताकि तुम्हें क्लियर हो जाए मैं क्या बोल रहा हूँ। प्लीज़ बस मेरी बात पे ध्यान दे देना जो भी मैं बोल रहा हूँ। जब भी आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे, ये मैंने चालू कर दिया ट्रेडिंग अकाउंट बनाना, दिस इज़ द लास्ट टाइम आई एम टेलिंग, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि एक बार सब लोग ध्यान देना। एज सुन एज आई स्टार्ट प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग अकाउंट, माही ध्यान देना, हमेशा नेट सेल्स गिवन होगा क्वेश्चन में। ये मैंने लिख दिया नेट सेल्स। क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक गिवन होगा, नेट सेल्स मैंने नहीं कैलकुलेट किया माही, ध्यान देना। नेट सेल्स ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ था, मैंने तो बस उठा के लिख दिया। क्लोजिंग स्टॉक क्वेश्चन में दिया हुआ था, मैंने उठा के लिख दिया। मैंने टू साइड पे ओपनिंग स्टॉक क्वेश्चन में दिया था, मैंने लिख दिया। फिर क्वेश्चन में परचेजेस भी दी हुई थी माही, मैंने उठा के लिख दी। उसके बाद वेजेस एंड सैलरीज भी दी हुई थी, मेरे को कुछ नहीं करना पड़ा, मैंने वेजेस एंड सैलरीज उठाई, वो भी लिख दी। कोल, फ्यूल, गैस, पार, ये भी इकट्ठा दिया हुआ था, मैंने उठा के लिख दिया। फैक्ट्री रेंट दिया हुआ था, मैंने उठा के लिख दिया। ये देख रहे हैं सब लोग करामात जो मैंने की है? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। मैंने जो जो लिखा हुआ है यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट में, ये सब क्वेश्चन में दिए हुए थे, मैंने लिख दिए। अब माही मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं इनसे सीधे सीधे फॉर्मूले बना रहा हूँ, या जो भी सुन रहा है या जिसको भी थोड़ा बहुत डाउट था सब ध्यान दे सकते हैं। मैं सिर्फ इससे एक इक्वेशन बना रहा हूँ, उसके अलावा और कुछ नहीं कर रहा हूँ। मैंने उठाया सेल्स और इसको एकदम अभी अकेले पटक दिया। मैंने बोला मैं सेल्स से काम लूँगा ही नहीं, क्योंकि यार अगर मैंने सेल्स को काउंट कर लिया तो आप सब ने ये तो सीखा है मेरे थ्रू कि सेल्स अपने आप में एक इनकम होती है, और अगर मैं इनकम को ले लूँगा तो ऑब्वियसली मेरे आंसर्स इनकम की तरफ आने लगेंगे, जो कि मैं नहीं चाहता हूँ। मुझे अभी सिर्फ निकालनी है कॉस्टिंग, तो कॉस्टिंग के लिए मुझे सेल्स को दूर छोड़ना पड़ेगा। कॉस्ट का मतलब होता है खर्चा, खर्चे का मतलब होता है एक्सपेंसेस। आई जस्ट नीड टू फाइंड आउट माई एक्सपेंसेस, कि मेरे खर्चे कितने हैं। तो खर्चे के लिए मैंने जो बेचा उसको मैंने अलग छोड़ दिया, मैं सेल्स को नहीं ले रहा। नाउ मेरा पहला फॉर्मूला यहाँ पे आता है और वो है कॉस्ट ऑफ मटीरियल कंज्यूम्ड। मुझे कॉस्ट ऑफ मटीरियल कंज्यूम्ड निकालना है। आखिर मैंने कितना कंजम्पशन किया है मटीरियल का। देख रहे हो आप यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है, आई हैव रिटन मटीरियल। मटीरियल का मतलब हुआ अगर मुझे खर्चा निकालना है मेरे सिर्फ मटीरियल का, मेरा कितना रॉ मटीरियल यूज हुआ, तो मुझे सिर्फ मटीरियल लेना पड़ेगा। मटीरियल क्या क्या शो करते हैं, कौन कौन से आइटम्स मटीरियल को शो करते हैं? मटीरियल को ओपनिंग स्टॉक शो करता है, परचेज मटीरियल को शो करता है, और ये क्लोजिंग स्टॉक पे मैं सितारा लगा रहा हूं क्योंकि ये भी मटीरियल को शो करता है। तो भैया मैंने तीनों को उतारना चालू किया। कॉस्ट ऑफ मटीरियल कंज्यूम्ड में मैंने लिखा ओके भाई मेरे पास ओपनिंग स्टॉक था, ओके भाई मैंने परचेज भी किया था तो नेट परचेजेस हुआ। माइनस क्यों करना पड़ा क्लोजिंग स्टॉक? क्योंकि वो इस साल खर्च नहीं हुआ। मुझे याद रखो कॉस्ट ऑफ मटीरियल कंज्यूम्ड निकालना है भाइयों। कॉस्ट ऑफ मटीरियल कंज्यूम्ड किसके लिए? इस साल के लिए, दिस ईयर के लिए। इस साल जो कंजम्पशन हुआ है वो मुझे निकालना है, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक जो बचा हुआ है वो तो अगले साल चला जाएगा ना, इस साल तो वो यूज ही नहीं हो पाया। तो इस साल जो यूज हुआ है मैंने कैसे निकाला? अच्छा मान लेते हैं 50,000 का ओपनिंग स्टॉक था, मैंने 1 लाख रुपए के और परचेज कर लिए, लेकिन साल के एंड में 20,000 रुपीज के मेरे स्टॉक या गुड्स बच गए। तो ये 1,50,000 हो रहा है, माइनस 20 किया, तो इस साल जो मैंने अपना रॉ मटेरियल खर्च कर दिया वो 1,30,000 है। देखें, समझें और बताएं यहां तक कहानी आपको समझ में आई या नहीं आई। माही मैं तुम्हारे भी आंसर का वेट कर रहा हूं, यहां तक आंसर समझ में आया नहीं आया या नहीं आया?
क्योंकि कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम मैंने इसके थ्रू क्यों समझाया, बिकॉज ये सारी चीजें जो मैंने ली हैं ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू ही ली हैं। बिल्कुल सही बोला मोहम्मद सैम, आपका आंसर बिल्कुल सही है कि खर्च ही नहीं हुआ, इसलिए अपन ने माइनस कर दिया कि इस साल का खर्चा है ही नहीं वो, मुझे तो इस साल का खर्चा निकालना है। गुड, बहुत शानदार। मैं किसी जल्दबाजी में नहीं हूँ, किसी जल्दबाजी में नहीं हूँ। जिसको पढ़ना है वो अपने आप बैठ के पढ़ेगा, जिसको नहीं पढ़ना है वो भाई बिल्कुल भगो यार, 12th कल ही तो है। चलो यहाँ तक आ गया। तो यार माही, मैंने तुम्हें यहाँ पे निकालना सिखा दिया ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू कि तुम्हें कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड कैसे निकालना है। अब मैं तुम्हें यही सिखा रहा हूँ कि कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड तो ये बता देता है कि कितना मटेरियल का कॉस्टिंग लगा आपका, सिर्फ मटेरियल का, जस्ट एंड जस्ट मटेरियल। अब मैं बात करूंगा कि मेरा ओवरऑल खर्चा कितना आया। मटेरियल तो ये रहा, अब भैया मटेरियल के अलावा लेबर को भी वेजेस दी होंगी, फैक्ट्री का किराया भरा होगा, इतनी सारी बिजली खर्च हो रही है, पावर का पैसा दिया होगा, कोल है, फ्यूल है, गैस है, ये सब भी तो खर्च किया। तो मुझे तो ओवरऑल कॉस्टिंग बताओ। पहले मैं सिर्फ क्या बता रहा था, कितना गुड्स यूज हुआ उसकी कॉस्टिंग बता रहा था। अब मैं बताऊंगा ओवरऑल कॉस्टिंग मेरी कितनी आ रही है किसी भी गुड को प्रोड्यूस करने की। तो ओवरऑल कॉस्टिंग निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, चलो वो करना चालू करते हैं। अब मैं निकाल रहा हूं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब होता है कॉस्ट बताओ वो गुड्स की जो बिक गए। फिर से बोल रहा हूं, कॉस्ट बता दो कृपया करके मुझे उन गुड्स की जो आपने बेचे हैं। तो कॉस्ट बताने के लिए मैंने शुरुआत की। देखिए भैया, हम लिखेंगे हमारे पास भैया वही ओपनिंग स्टॉक था। अब ओपनिंग स्टॉक की भी तो कॉस्ट होती है, वो तो जोड़ेंगे ना। फिर क्या हुआ भैया, ओपनिंग स्टॉक के बाद हमने और गुड्स खरीदे तो हमें परचेज करना पड़ा, परचेजेस लिया। फिर ज़रा ट्रेडिंग अकाउंट पे आके मैं आपको समझाता हूँ ताकि आपको ज़्यादा क्लियर हो, क्योंकि मैं नहीं चाहता आप कंफ्यूज हो फिर से, इसलिए ये रहा अपना ट्रेडिंग अकाउंट। ध्यान दीजिए, मेरे पास ओपनिंग स्टॉक था, ये लिखा हुआ ओपनिंग स्टॉक, मैंने और परचेज किया और फिर मैंने और खर्चे किए, क्योंकि मैं सिर्फ खर्चे निकाल रहा हूँ ना, अभी मैं कॉस्ट निकाल रहा हूँ। तो ये रहे मेरे और खर्चे, वेजेस एंड सैलरीज का खर्चा किया, कोल फ्यूल गैस का खर्चा किया, फैक्ट्री रेंट का खर्चा किया, ये सारे खर्चे मैंने किए। इन खर्चों को अगर एक शब्द में बोला जाए क्या बोलोगे, तो उन्हें कहा जाता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और मैंने जितने भी इससे पहले कंसेप्ट के लाइव सेशंस लिए, मैंने सब में आपको समझाया ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर होने वाले खर्चे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, क्योंकि वो प्रोडक्शन से डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं, इसलिए उनको डायरेक्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कहा जाता है, या डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी कह सकते हो। तो प्लस किया डायरेक्ट एक्सपेंसेस, माइनस उसमें से कर दिया मैंने, ये माइनस का साइन है क्लोजिंग स्टॉक। पूरी ओवरऑल कॉस्ट जो मेरी थी, मैंने उसमें से ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस कर दिया मैंने क्लोजिंग स्टॉक। देयर इज अ रीजन, क्योंकि जो क्लोजिंग स्टॉक होता है वो बचा हुआ स्टॉक होता है और वो इस साल की कॉस्टिंग में काउंट नहीं होता है। तो कॉस्ट इक्वल्स टू खर्चा। शुभ यादव ने बिल्कुल सही तरीके से बोल दिया, बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट बोल दिया कि कॉस्ट मतलब खर्चा होता है। तो ये मेरा खर्चा निकल के आ गया कि मैंने कितना ओवरऑल खर्चा किया है। खर्चा निकालने का बेस्ट तरीका, ट्रेडिंग अकाउंट को घूरना चालू करो। अगर यहां पे सब लोग ट्रेडिंग अकाउंट देख रहे होंगे तो मैंने कुछ नहीं किया, ट्रेडिंग अकाउंट उठाया, ये साइड पूरा प्लस कर दिया, ओपनिंग स्टॉक, परचेज और सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस कर दिए। और क्योंकि मुझे सिर्फ खर्चे ही निकालने थे तो मैंने उसमें से क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर दिया, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक ऑल्सो शोज खर्चा। खर्चा इन द सेंस ये वो रॉ मटेरियल बच गया है जिससे मैं फर्दर प्रोडक्शन नहीं कर पाया था। वेरी गुड माही, बिल्कुल सही, तुमने बिल्कुल सही लिखा है। कॉग्स मतलब है जो गुड्स हमने बेचे हैं उनकी कॉस्ट क्या आई है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही जा रहे हो माही। मोहम्मद सैम, यही तो है ना, मैंने 11th अभी तक पढ़ाना चालू नहीं किया है बिकॉज आई एम नॉट मेंटली प्रिपेयर्ड एंड इफ आई स्टार्ट टीचिंग आई हैव टू जस्टिफाई एवरी सिंगल पेनी, अगर मैं बच्चे से 1 रुपया भी ले रहा हूँ। अरे माही, मेरा काम है यार ये, तुम इसके बाद भी पूछते तो मैं फिर भी बताता, मुझे मज़ा आता है। और याद रखना, जिसने भी दोबारा सुना है बेटा, याद रखना तुम्हारे तो दिमाग में जन्मों जन्मों तक छप गया, नींद में भी यही बड़बड़ाओगे, याद रखना। क्योंकि मैं, अगर मेरे साथ इतना बेयरअप कर रहे हो तो बस समझ जाओ कि तुम लोग सही पढ़ाई कर रहे हो। अब यार माही और बाकी लोग, मृदुल ध्यान देना भाई, मोहम्मद सैम, इशिका, शार्दुल, सब लोग ध्यान देना। ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर अब ग्रॉस प्रॉफिट निकालना बहुत आसान है। कैसे? ये सारे खर्चे माइनस होंगे इन दोनों से, ग्रॉस प्रॉफिट क्यों आ जाएगा, कैसे आ जाएगा? क्योंकि अब मैं सेल्स को भी इंक्लूड करूंगा। तो एक तरीके से अगर ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है तो ध्यान दीजिए, मैं क्या लिख सकता हूं। देखो भाई, सुनो ध्यान से सब लोग, कोई कमेंट नहीं करेगा, सिर्फ मेरी बात पे ध्यान देगा। तुषार जैन भाई आप बिल्कुल सही है, अब ध्यान दीजिए कृपया करके। यहां पे मैं अगर ट्रेडिंग में से देखूं, मैं ओपनिंग स्टॉक ले चुका, मैं परचेज ले चुका, मैं सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस ले चुका और मैं क्लोजिंग स्टॉक ले चुका।
यानी मैं टोटल खर्चा ले चुका हूं। माही के शब्दों में बोला जाए तो जितने भी गुड्स बेचे उनका पूरा खर्चा मैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ले चुका हूं। तो अगर मुझे ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है तो ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए मुझे इनकम को लेना सबसे पहले जरूरी है, और वो है मेरी नेट सेल्स। मैं नेट सेल्स लूंगा और उसमें से माइनस कर दूंगा मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। मैं इसकी बात कर रहा हूं जो अभी माही ने भी एक्सप्लेन किया है और जो बाकी लोग भी बोल रहे हैं कि हाँ भैया यही हम कर रहे हैं। ग्रॉस प्रॉफिट निकालना हो गया बहुत आसान। मैंने उठाई पूरी सेल्स, उसमें से माइनस कर दिया जो भी खर्चे थे, मेरा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। समझ में आया या नहीं आया? साक्षी तुमने अधूरा बोला है, याद रखना तुमने फॉर्मूला अधूरा बोला है। माइनस डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे लेकिन माइनस ओपनिंग स्टॉक भी होगा और माइनस नेट परचेजेस भी होगा। साक्षी गुप्ता ध्यान देना, नेट सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक तो बिल्कुल बोला है सही, डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी बिल्कुल सही बोला है, लेकिन उसमें से तुम्हें ओपनिंग स्टॉक और माइनस परचेजेस भी करना ही पड़ेगा। आधा आधा बोला तुमने यार, क्या बात है। यहां तक आ गया, बहुत ही अच्छी बात है यार, बहुत ही अच्छी बात है। अब देखो तुम्हें कितने जल्दी और कितने आसानी से समझ में आएगा जो मैं तुम्हें बताने वाला हूं। हाँ पहले कैलकुलेट कर लिया था, बिल्कुल सही, कॉक्स को पहले कैलकुलेट कर लिया था। अब यार वापस टॉपिक पे आ जाऊं। मैं 2 मिनट में तुम लोगों को समझा देता हूं। मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि मुझे अभी एक हाफ टाइम तक ही तुम्हें समझाना है। मैं नहीं चाहता कि तुम लोग बिना बात के परेशान हो जाओ, ठीक है भाई? तो अपन ने शुरू किया था रेवेन्यू से। बेसिकली ये हमने इनकम ली थी जिसको अपन हिंदी में नेट सेल्स भी बोलते हैं, समझ जाओ, है ना, भावनाओं पे जाना। सो सबसे पहले हमने रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिया यानी नेट सेल्स लिया, उसमें हमने ऐड की अदर इनकम्स को। अदर इनकम, अब हमने पैसा कहीं और से भी कमाया हो, हमने सारा पैसा उठा के इसके अंदर लिख दिया, अदर इनकम्स में ऐड कर दिया। ये हमारे पास हमारी टोटल इनकम आ गई, या और इसको नाम देते हैं जो हम, वो है टोटल रेवेन्यू। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, खुशी ने पूछा है क्यों निकाला। 2 मिनट दो मुझे, मैं समझा रहा हूं आपको मैंने क्यों निकाला। ये टोटल रेवेन्यू मेरा आ गया भाई, मैंने इसको डबल लाइन कर दिया। चलो अभी के लिए तो मैंने डबल लाइन कर दिया। मैंने क्या किया, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिया, अदर इनकम को मैंने ऐड किया, मेरी हर जगह की इनकम आ गई मिला के टोटलिटी में। अब आगे क्या करेंगे, मुझे सबसे पहले एक्सपेंसेस निकालना पड़ेंगे या मेरी कॉस्ट निकालनी पड़ेगी कि मैंने क्या क्या खर्चे किए हैं मेरे भाई। तो चलो यार एक्सपेंसेस निकालना चालू करते हैं। आखिर मैंने कौन कौन से एक्सपेंसेस किए हैं जो कि मेरे ओवरऑल माइनस हो जाएंगे। चलो तो एक्सपेंसेस में क्या होगा, जैसे खुशी ने मुझसे पूछा, खुशी असवानी ने, कि यार बाबा जी जब ग्रॉस प्रॉफिट तो कॉग से निकला, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से निकाला हमने ग्रॉस प्रॉफिट, तो आपने कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड क्यों निकाला? क्योंकि जो आपका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है, वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस जो आप इस साल बनाना सीखोगे, उसमें आपको दिया हुआ हो सकता है कहीं पे लिखा हुआ कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड एक्सपेंसेस में। अगर आपको ये लिखा दिख गया फिर आप क्या करोगे? क्योंकि यार खुशी, अपन ने तो सीखा है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, आपको पता ही नहीं है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड क्या होता है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। और मेरा काम है आपको सिखाना, यस देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, वो हमने सीख लिया। तो भैया हमने फाइनली पता किया कि कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड क्या होता है, और अगर कभी क्वेश्चन में हमें लिखा मिल जाता है तो हम उस कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड को सीधे सीधे लिख देंगे, हमें परेशानी नहीं होगी क्योंकि हम सीख चुके हैं कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड क्या होता है। मतलब मेरी बात पे बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा, मतलब इन केस आपको कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड क्वेश्चन में लिखा दिख गया, यानी इसके अंदर ऑलरेडी ओपनिंग स्टॉक है, यानी इसके अंदर ऑलरेडी नेट परचेज है, यानी इसमें से ऑलरेडी क्लोजिंग स्टॉक माइनस हो चुका है, ये 3 चीजें ऑलरेडी इंक्लूड की जा चुकी हैं। सही बोल रहा हूं या नहीं? बिल्कुल। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड अगर ऑलरेडी दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो ओपनिंग स्टॉक भी आ चुका है, नेट परचेजेस भी आ चुका है, क्लोजिंग स्टॉक भी आ चुका है। अब आपको क्वेश्चन में अलग से दिया हुआ था परचेजेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, तो आप एक बात बताओ, क्या मैं परचेजेस को अलग से लूंगा या नहीं लूंगा? अगर कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या मैं परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड को अलग से लूंगा या नहीं लूंगा?
क्या बात है मेरे बच्चों, बिल्कुल सही जा रहे हो। हमने कबर खोद दी है क्योंकि हमें मालूम चल गया है कि कैसे करा जाता है। अनीश भाई, अब क्लियर हुआ आपको? मैं इसलिए यहां तक सस्पेंस लेके आया था बिकॉज अगेन तुम लोगों को समझाना, वो भी ऑनलाइन बैठ के, भाई बहुत टफ टास्क होता भाई। इतनी खुशी। कितना अच्छा आंसर दिया अनीश ने भाई। नो सर, ऑलरेडी परचेजेस इंक्लूडेड। यही तो चाहिए था कि मैं आंसर ना बताऊं, तुम आंसर बताओ। पढ़ाऊं मैं ऐसा कि मुझे बोलने की जरूरत ही ना पड़े, तुम लोग खुद अपने मुंह से आंसर दो। वेरी गुड। तो अगर आपकी बुक में परचेजेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड लिखा हुआ है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड के नीचे, अगर आप फॉर्मेट देखो तो वो उसने उन्होंने इसलिए दे रखा है कि इन केस अगर कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड नहीं दिया है तो आप परचेजेस को अलग से लिख सको। मैंने कर दी ना यार काश भी, और लो, मैं और छोटा कर देता हूं। ये लो, इससे ज्यादा है नहीं अपने पास लिखा हुआ। लो भाई, क्या बात है, मजा ही आ गया। आपको इसके आगे कुछ भी नहीं पढ़ना है, मैं आपको बस यहीं पे छोड़ के जाऊंगा आज। ये वो क्लास थी जिसने आपके 11th के कंसेप्ट्स, मेरी शुरुआत की ली हुई क्लासेस और 12th को जोड़ने में मदद की है। क्योंकि बैलेंस शीट वॉज नॉट अ टफ टास्क, दिस इज टफ टास्क जो आज हमने किया है। इट वॉज वे मोर इंपॉर्टेंट तुम्हारे लिए भी मेरे लिए भी कि ये कंसेप्ट तुम्हें सही समझ में आए। आई कैन कंटिन्यू इवन आफ्टर दिस बट दैट विल मेक नो सेंस, अल्टीमेटली यू विल गेट कंफ्यूज्ड। और जब मेरे पास पूरा साल भर है तो मैं जल्दबाजी नहीं करूंगा एट एनी कॉस्ट। मेरा मानना यह है 1 महीने की देरी से अगर तुम्हारा पूरा साल बन सकता है तो बस फिर तो तुम मेरे पे छोड़ दो। दिस इज वॉट यू ऑल हैव टू रिमेंबर जो आज हमने किया। माही ने बोला कॉग्स भी माइनस होगा। अब यार अगर कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड दिया है तो फिर कॉग्स में से सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंसेस लेना पड़ेगा, क्योंकि कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड में तो भाई ऑलरेडी सारी चीजें आ चुकी है माही। क्योंकि आपने देखा होगा ना, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला तो बिल्कुल सेम है, सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंसेस का अंतर है। तो सिर्फ उसी को लेना पड़ेगा अलग से, माइनस होगा। लेकिन आपने जो बोला है बिल्कुल सही है। ओनली परचेजेस, हाँ स्टॉक इन ट्रेड का परचेज इंक्लूड होगा ऑब्वियसली। क्यों परचेज करोगे? फॉर द सेलिंग पर्पस। यार अनीश भाई बिल्कुल सही जा रहे हो। आई होप मैं जस्टिफाई कर रहा हूँ जो आप लोगों ने मुझ पर भरोसा दिखाया है, क्योंकि मेरा काम यही है कि कॉमर्स बाबा का नाम ऊंचाइयों तक जाना चाहिए। अपने ब्रांड के लिए मेहनत करने में कोई गलती नहीं है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। आई होप आप सबको आज का सेशन बहुत अच्छा लगा। मैं चाहूँगा कि अपन ऐसे ही बैठ के पढ़ाई करते रहें। मैं चाहूँगा आप ऐसी मेरी बात सुनते रहें, सो दैट मैं जब भी आपके साथ बैठूं एक अलग ही माहौल बना रहे। डोंट थिंक अबाउट द सिलेबस, डोंट थिंक अबाउट एनीथिंग हाउ वी आर गोइंग टू कंप्लीट इट। जस्ट मेक श्योर ये 1 महीना जब तुम मुझे दे रहे हो, इतने डेडिकेशन के साथ दो कि पूरा साल तुम्हारे लिए ईजी होता चला जाए। अगेन थैंक यू सो मच एंड मिलता हूँ कल फिर तुम लोगों से। तो तब तक के लिए बाबा जी की तरफ से धन्यवाद।